हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने भारतेंदु युग को कंप्लीट कर लिया था और आज हम द्विवेदी युग शुरू कर रहे हैं। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। जैसे भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु के नाम पर था, उसी तरह द्विवेदी युग का भी नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है। द्विवेदी युग की समयावधि जो समय माना गया है 1900 से 1918 तक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का काल निर्धारण सन 1893 से 1918 तक करते हुए से नई धारा का द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। यह इम्पोर्टेंट लाइन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना है और इसको क्या नाम दिया है? नई धारा का द्वितीय उत्थान। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 से आरंभ हुआ था तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने। ये पूछा जा सकता है कि कब से कब तक रहे थे या कब बने थे। सरस्वती पत्रिका के महत्व को रेखांकित करते हुए 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि सरस्वती पत्रिका 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किसे कहा गया है? सरस्वती पत्रिका को कहा गया है। नेक्स्ट है, अब हम शुरू कर रहे हैं अपने द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनको पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक। सबसे पहले आते हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए गए हैं। देखो, हिंदी के खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं। साथ में वे खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं। एकांतवासी योगी की रचना लावनी और ख्याल शैली में हुई। श्रांत पथिक रोला छंद में रचित है। ये याद करने बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि एकांतवासी योगी में किस शैली में रचना हुई है? लावनी और ख्याल शैली में। श्रांत पथिक में कौन सा छंद है? रोला छंद है। ऋतु संहार के अनुवाद में ब्रज और खड़ी बोली, ब्रज और खड़ी दोनों का प्रयोग हुआ है। भारत गीत में देश प्रेम की भावना से पूर्ण कविताएं हैं। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत तथा एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें एक रचना थी कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित खड़ी बोली में प्रथम कविता गुणवंत हेमंत। एक रचना खाली हेमंत, वो किसकी है? वो है मैथिली शरण गुप्त की है। और गुणवंत हेमंत पूछा जाए तो ये श्रीधर पाठक की है। नेक्स्ट है, अब हम श्रीधर पाठक की जो रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। देखो, ये तो अब पता चल गया कि खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और कौन सी रचना में किस छंद का किस शैली में प्रयोग किया गया है। अब इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, अब हम इनको देखेंगे। श्रीधर पाठक, इनका जन्म 1859 से 1928 ईस्वी। देखो, इसकी रचना मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा। और जो इसकी रचना है कश्मीर सुषमा, इसमें क्या किया है? इन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, यानी कि इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है कश्मीर सुषमा में। देहरादून, भारत गीत, वर्णाष्टक, स्वर्गीय वीणा, धनविजय और संध्या आटन, ये तो हैं इसकी रचनाएं। अब हम देखेंगे जो इसकी अनुदित रचनाएं हैं, यानी कि जो इसने अनुवाद किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें इनकी भाषा पूछी जा सकती है या रचना पूछी जा सकती है, कौन सी रचना का अनुवाद किया है। गडेरिया और दार्शनिक, सैफर्ड ए फिलोसफर ग्रे, ये किसकी है? ये कौन सी रचना थी? सैफर्ड एंड फिलोसफर ग्रे। ऋतु संहार, ये कालिदास की, सेम नाम किया हुआ इसका ऋतु संहार। एकांतवासी योगी का हरमिट गोल्डस्मिथ की है। उजड़ग्राम, डेजर्ट विलेज, ये भी गोल्डस्मिथ की है। श्रांत पथिक, ट्रैवलर, ये भी गोल्डस्मिथ की है। अब देखो, ऋतु संहार किसमें? ब्रज भाषा में अनुवादित की। एकांतवासी खड़ी बोली में,
उजड़ग्राम ब्रजभाषा में, श्रांतपथी खड़ी बोली में। इनकी भाषा भी पूछ ली जाती है कि किस भाषा में अनुवाद किया हुआ है। नेक्स्ट कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखो, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना, लेकिन मोस्टली जो प्रिय प्रवास इसको खड़ी बोली का महाकाव्य माना गया है। प्रिय प्रवास का पहला नाम ब्रजांगना विलाप था, यानी कि प्रिय प्रवास रखने से पहले इसका नाम रखा गया था ब्रजांगना विलाप। रसक्लस ब्रज भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है। वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा का वर्णन है। हरिऔध कृत चोबदे और चोखे चोबदे मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? हरिऔध को कहा जाता है। किसने कहा था? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। नेक्स्ट है, अब हम इनकी हरिऔध की जो रचनाएं हैं उनको देखेंगे। 1865 में इनका जन्म, 1847 में इनकी मृत्यु हुई थी। कृष्ण शतक, कबीर कुंड, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, प्रेमाबू वारिधि, प्रेमाबू प्रवर्सन, प्रेमाबू प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, काव्योपजन, ऋतुमकुर, पद प्रमोद, पद प्रसून, उपहार, रसकलश, बोलचाल, चोबदे, चोखे चोबदे, फूल पत्ते। ये तो हैं इनकी रचनाएं। अब हम इनके देखेंगे प्रबंध काव्य कौन कौन से। इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे थे। पहला प्रिय प्रवास, इसमें 17 सर्ग हैं। दूसरा है पारिजात, इसमें 15 सर्ग हैं। तीसरा है वैदेही वनवास, इसमें 18 सर्ग हैं। इनके सर्ग भी पूछे जाते हैं कई बार कि किस में कौन सा सर्ग है। इनके सन भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर इनकी भाषा पूछ ली जाती है, या इनसे रिलेटेड जो इनकी विषय वस्तु है ये पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। जो देखो ये थोट दिए होते हैं हर कवि के, हर आलोचक के ये याद करने जरूरी होते हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि किसने किसके बारे में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित तथा मौलिक ग्रंथों की संख्या 80 के लगभग है। यानी कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं मानी गई हैं, अनुदित भी और मौलिक भी, वो लगभग कितनी हैं? वो 80 मानी गई हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखो यहाँ द्विवेदी जी ने स्वयं लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यानी कि मनोरंजन के साथ साथ जो कविता है वो क्या होनी चाहिए? एक उपदेशजनक भी होनी चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन हो चुका है। न परिकाय पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न सविकाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है, ये किसने कही है? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत, सभी पर कविताएं हो सकती हैं। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ने क्या किया था? एक नायिका भेद को छोड़कर सभी विषयों पर कविता लिखी थी, और उसी के विषय में उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी कि नायिका भेद को, सविकीय और परिकाय को छोड़कर उन्होंने कहा बाकी सभी पर कविताएं हम लिख सकते हैं। उसमें मनोरंजन भी हो सकता है और उसमें क्या है कि उपदेश भी हो सकता है। सर्गो नरक ठिकाना नाही महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है। सर्गो नरक ठिकाना नाही, ये क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है। और इन्होंने क्या किया था? भाषा की शुद्धता पर बल दिया था। व्याकरणिक दृष्टि से इन्होंने भाषा की शुद्धता पर बल दिया था। गिरिधर शर्मा नवरत्न, नेक्स्ट है ये। गिरिधर शर्मा नवरत्न की ख्याति बांग्ला और संस्कृत की रचनाओं को हिंदी अनुवाद करने को लेकर रही। गिरिधर शर्मा नवरत्न ने गीतांजलि का हिंदी में तथा गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। देखो, गोल्डस्मिथ का और किसने किया था? श्रीधर पाठक ने किया था। दूसरा गिरिधर शर्मा नवरत्न ने। गिरिधर शर्मा नवरत्न ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का
हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिशुपाल वध के 2 सर्गों का ये याद रखना जरूरी, कितने सर्ग हैं, 2 सर्ग, हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया था। नेक्स्ट कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे को उनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति ये पूछा जा चुका है कि उपाधि प्राप्त हुई है। ये पूछा जा चुका है कि साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त हुई है, तो वो है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के स्वतः त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्याय के ढंग पर लिखी है। नेक्स्ट है नाथुराम शर्मा शंकर। नाथुराम शर्मा शंकर ने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कई कविताएं लिखी। नाथुराम शर्मा शंकर जो है तत्कालीन कवि सम्मेलनों में कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से नवाजे गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि इनके और किस नाम से इनको पुकारा जाता है, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर। नाथुराम शर्मा शंकर द्वारा रचित गर्भरंडा रहस्य विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के दुराचार का वर्णन है। ये इसकी इम्पोर्टेंट रचना है और इसका विषय वस्तु भी पूछा जा चुका है कई बार कि इसका विषय वस्तु क्या है। और ये जो गर्भरंडा रहस्य है ये क्या है, कि प्रबंध काव्य है। इससे अलग इनकी और रचनाएं भी हैं। एक तो रचना है इनकी अनुराग रतन, एक इनकी है शंकर सरोज, एक इनकी यही रचना है गर्भरंडा रहस्य, और एक इनकी रचना है शंकर सरवस्व। ये इनकी रचनाएं हैं। अब है द्विवेदी युग से संबंधित अन्य कवि। अब रामचरित्र उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में विख्यात हैं। राय प्रसाद देवीपुर कर स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलिया छंद में हुई। इसमें इनकी देशभक्ति 52 कुंडलियाँ संग्रहित हैं। देशभक्ति की क्या है, 52 कुंडलियाँ संग्रहित हैं। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण किसका है, कामता प्रसाद गुरु का है, और इनको क्या कहा जाता है, हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने श्रृंगार आदि परंपरा विषयों पर स्नेही उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल उपनाम से लिखा। देखो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने श्रृंगार आदि परंपरा के विषयों पर स्नेही, देखो जो श्रृंगार की कविताएं थी वे तो स्नेही उपनाम से की थी, लेकिन जो राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं थी वे किस नाम से लिखी थी, त्रिशूल उपनाम से लिखी थी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में सवैया और कवि छंदों का प्रयोग करने में कुशल थे। कविता कौमुदी का संकलन एवं संपादन 8 भागों में रामलेस त्रिपाठी ने किया। इसमें ग्राम गीत, उर्दू, संस्कृत और बांग्ला कविताओं का संकलन है। कविता कौमुदी का संकलन किसने किया, रामलेस त्रिपाठी ने। कितने भागों में किया, 8 भागों में किया। नेक्स्ट है द्विवेदी युग के हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की ये इनको क्या कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इसने अपना गुरु किसको माना था, महावीर प्रसाद द्विवेदी को इन्होंने क्या माना था, अपना काव्य गुरु माना था। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता हेमंत, अभी हमने पढ़ा था श्रीधर पाठक की गुणवंत हेमंत, और ये क्या है, हेमंत है। तो मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका पहला काव्य रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त ने रसिक केंद्र नाम से ब्रज भाषा की कविताएं लिखी। ये इनके जो उपनाम हैं, जिस नाम से इन्होंने कविताएं की हैं, ये याद रखने जरूरी हैं कि किस नाम से किस भाषा में इन्होंने कविताएं की थी। तो इन्होंने रसिक केंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविता लिखी थी। गुप्त जी ने मधुप उपनाम से बांग्ला रचनाओं का अनुवाद किया था। देखो रसिक केंद्र से तो ब्रज भाषा में और मधुप उपनाम से बांग्ला रचनाओं का अनुवाद किया है। गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण काव्य कृति भाट भारती 1912 में लिखी गई, और ये क्या थी, इनके यश का आधार थी, यानी कि इसी से इन्हें
क्या हुआ था, ख्याति मिली थी। इन्होंने देश के वर्तमान का चिंतन और भविष्य की सुखद कामना का वर्णन किया है इस कृति में। गुप्त जी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई हैं। तो इसीलिए भाट भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त के यश का आधार है। अब भाट भारती रचना के बारे में देखो। भाट भारती की रचना मुस्तस्सिहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण की प्रेरणा और प्रतिक्रिया रूप मानी जाती है। किसे मानी जाती है? मुस्तस्सिहाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय की कैफीकृत भारत दर्पण की प्रेरणा से मानी जाती है। भाट भारती की कथा वस्तु 3 भागों में बटी हुई है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। ये तीनों भाग किस में है, ये तीन क्या हुआ, भाट भारती की जो ये कथा वस्तु है क्या है, इन 3 भागों में बटी हुई है। नेक्स्ट है रचना है साकेत। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख से मिली है। किसके लेख से मिली है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के छद्म नाम से जिन्होंने लिखते थे, भुजंग भूषण भट्टाचार्य लेख से लिखते थे। अब हम साकेत के बारे में पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह लेख रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य उपेक्षिता से प्रभावित है। साकेत शब्द पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। ये भी पूछा गया है कि साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या है। कौन सी भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा दी है। साकेत राम कथा पर ही आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया। देखो, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे 4 लाइनें दी जाती हैं, उसमें पूछ लिया जाता है। यहाँ पे आधुनिक मानव ना दे करके कुछ और भी लिखा जा सकता है जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत। तो इसलिए हमें हर एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो साकेत में जो है राम को वो किस रूप में प्रस्तुत किया है? वो आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है। उसका नायक लक्ष्मण से वियोग उसकी अधीरता के साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय और 12 सर्गों में विभक्त है। अभी इसमें साकेत के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ नहीं है। देखो, जो साकेत का प्रथम सर्ग है उसमें किसकी वंदना होती है? सरस्वती की वंदना होती है। प्रथम सर्ग में किसकी वंदना होती है? सरस्वती की वंदना होती है। इसमें सर्ग कितने होते हैं? 12 सर्ग हैं। और जो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? वो है 9वां सर्ग। सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जिसका माना गया है वो 9वां सर्ग है। इसमें क्या है? इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन है। पूछ लिया जाए साकेत में उर्मिला के विरह का वर्णन किस सर्ग में है? तो वो है 9वां सर्ग में। अब साकेत का जो पहला, 8वां और 12वां सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। किस किस सर्ग में है? पहले 8वें और 12वें सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। और 1936 में साकेत पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ये है साकेत के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य है। अब हम इनकी कुछ और रचनाएं भी पढ़ लेते हैं। देखो, यशोधरा, यह काव्य गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना पर आधारित है। हमें सिर्फ इनके जो विषय वस्तु है ये याद रखनी है कि किस रचना में कौन सी रचना किससे रिलेटेड है। जय भारत, ये क्या है? महाकाव्य है। प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहलाता है। और इसमें क्या है? जय भारत में ही और क्या है?
कौरव और पांडवों के कलह से जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई है विष्णु प्रिया। एक है जैनी काव्य ग्रंथ कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखा है। अर्जन और विसर्जन में मैथिली सेनगुप्त द्वारा मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई देती है। मैथिली सेनगुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। स्वयं को इन्होंने क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा। रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली सेनगुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। अब देखो इनकी और रचनाएं हैं। एक तो रचना है इनकी विकट भट्ट। इसमें क्या है? जोधपुर के राजपूत सरदारों की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है विकट भट्ट में। और एक इनकी हमने ज़्यादातर पढ़ ली है। एक इनकी रचना और थी अनग और कुणाल गीत। इसमें क्या है? इसमें बौद्धकालीन घटनाओं का वर्णन है। अनग और कुणाल गीत में बौद्धकालीन घटनाओं का वर्णन है। महात्मा गांधी ने मैथिली सेनगुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट है, ये हम पहले नीचे देखेंगे, ये रचनाएं हम बाद में करेंगे। अब देखो, जगन्नाथ रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दृश्य नाम से अनुवाद किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जग के उपनाम से कविताएं लिखते थे। जितने कवियों के उपनाम दिए हुए हैं ये याद करने जरूरी हैं। सत्यनारायण कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। भवभूति के उत्तर रामचरित्र और मालती महादेव का भी इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था। सत्यनारायण कविरत्न की रचनाओं का संकलन किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। किस नाम से किया? हृदय तरंग नाम से किया। अब हम कुछ और कविताएं देखो। ब्रज भाषा काव्य परंपरा के प्रमुख कवि अब उनकी रचनाएं, यानी कि खड़ी बोली से अलावा जिन्होंने ब्रज भाषा का वर्णन किया था उनकी रचनाएं हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर इन्होंने किस में किया था? ब्रज भाषा में काव्य परंपरा की थी। पहली रचना हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगावतरण, उद्धवस्तक और वीराष्टक। इन सारों की क्या भाषा है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। धर्मदूत, प्रेमाकली, हृदय तरंग। हृदय तरंग में क्या है? इनकी समस्त रचनाओं का संकलन है। और किसने किया था? बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था। अब देखो, हमारे एक कवि रहते हैं रामनेश त्रिपाठी। रामनेश त्रिपाठी ने क्या लिखा था? खंड काव्य लिखे थे। और कौन कौन से थे? मिलन, पथिक, सौपन, मानसी। ये लगाने भी आ सकते हैं और वैसे भी पूछा जा सकता है। मानसी क्या है? मानसी में क्या है? फुटकर कविताओं का संग्रह है। और ये क्या है? प्रेमाख्यान। इनको हम प्रेमाख्यान काव्य, खंड काव्य भी कह सकते हैं। वैसे तो ये खंड काव्य है और नहीं तो हम इनको प्रेमाख्यान खंड काव्य भी कह सकते हैं। ये हमारा द्विवेदी युग था। इसके जितने भी हमने जितना भी हमने किया द्विवेदी युग, ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनसे नोट्स भी बना सकते हैं। इनकी एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।